साथियों, वेलकम बैक। आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। चलिए एक बार फिर हम लोग उपस्थित हैं नवजीवन कैंपस के ऑनलाइन क्लास में और मैं एच रोशन आपके लिए लेकर आया हूं समान अध्ययन के अंतर्गत ज्योग्राफी से संबंधित एक महत्वपूर्ण चैप्टर। ज्योग्राफी में हमने पिछली क्लास में इंडियन सॉइल को कंप्लीट किया और उसका क्वेश्चन आवर को भी देखा। अब हम लोग बात करेंगे भारत के भूगोल के अंतर्गत एक और बहुत ही महत्वपूर्ण और एकदम परीक्षा उपयोगी टॉपिक, जिसका नाम हमने लिखा है यहां पर इंडियन एग्रीकल्चर, भारतीय कृषि। बहुत महत्वपूर्ण है, हर एग्जाम में इससे सवाल पूछा जाता है। तो क्लास को शुरू करने से पहले जो भी क्लास को लगातार देख रहे हैं, कंटिन्यू देख रहे हैं, तो इस क्लास के महत्व को ध्यान में रखते हुए इसको ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाएं और इस एच रोशन एंड टीम को बड़ा करने का प्रयास करें ताकि आपके भी क्षमता का आकलन अच्छे से हो सके और एक भीड़ में एक सितारे की तरह चमकते हुए आप बाहर निकलें। तो ध्यान रखना है कि जब आप भीड़ में जाते हैं और इतने को टेस्ट करते हैं तो पता चलता है कि हम कहां हैं, मेरी तैयारी कैसी है। तो जरूर वीडियो को, जो चैनल है उसको लिंक को शेयर करें, लाइक करें और ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडियन एग्रीकल्चर या भारतीय कृषि बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक हमने कहा, इसलिए कि टॉपिक कई जगह से जुड़ा हुआ है। पहला तो कि हम ज्योग्राफी में पढ़ रहे हैं तो ज्योग्राफी का एक चैप्टर है। दूसरा कि जीवन जो चलता है कृषि पर टिका हुआ है, तो हमारे जीवन को संचालित करने के लिए जीवन का जो मुख्य आधार है वो कृषि है। तीसरा कि ये आर्थिक क्षेत्र को भी मदद करता है, इसलिए इकोनॉमी से भी जुड़ा हुआ है। और चूंकि कृषि में लगातार कार्य हो रहा है, नए नए चीज आ रहे हैं, नए नए वैज्ञानिक तकनीकें आ रही हैं, वैज्ञानिक प्रभाव हो रहा है, तो उसकी वजह से ये करेंट से भी विषय जोड़कर देखा जाता है। तो इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, करेंट और हमारे जीवन को संचालित करने में इसकी महत्ता, ये सभी को ध्यान देंगे तो पता चलेगा कि एक्चुअली में पढ़ने लायक विषय यही है। बाकी तो सब पढ़ने के लिए एग्जाम के संबंध में हम पढ़ते हैं, क्वेश्चन बन जाए, मेरा नौकरी हो जाए, इसके लिए पढ़ते हैं। लेकिन कृषि जो हमारा जीवन चला रहा है, इस लॉकडाउन के काल में अगर देखें तो लॉकडाउन में सब कुछ छोड़ दिया हमने, ऑफिस जाना छोड़ दिया, काम करना छोड़ दिया, जो भी चीजें थे हमारे अपने शौक छोड़ दिया, मूवी देखना बंद कर दिया, मॉल जाना बंद कर दिया, मार्केटिंग शॉपिंग बंद कर दिया, मोबाइल भी बहुत हद तक बंद कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया, लेकिन भोजन नहीं छोड़ा हमने। अगर भोजन छोड़ देंगे तो जीवन ही समाप्त हो जाएगा। अर्थात सब कुछ छूट सकता है, कृषि नहीं छूट सकता। कितना भी विकास कर लें, विकास का मेन आधार कृषि है। भोजन के बिना कुछ नहीं होता है। भूखे भजन होई न गोपाला, मतलब अगर भोजन नहीं होगा तो कोई भी भजन करेंगे, पढ़ाई करेंगे, कुछ भी नहीं होगा। देखते होंगे पढ़ाई करते हैं और अगर भूख लगी हो तो दिमाग में बातें घुसती भी नहीं है। पहले सोचते हैं पहले भोजन कर लें तब पढ़ेंगे, तब चीजें समझ में आएगी। तो ये ध्यान रखना है कि कृषि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जिसको पढ़ना, समझना और उससे जुड़े हुए विषय वस्तु के बारे में एक अच्छा अंडरस्टैंडिंग रखना बहुत जरूरी है। और खासकर भारत के दृष्टिकोण से तो और महत्वपूर्ण है। तो कैसे महत्वपूर्ण है, पहले हम इसकी आज बात करेंगे, फिर हम लोग धीरे धीरे करके इसके टॉपिक पर आ जाएंगे जो ज्योग्राफी से जुड़ा हुआ या इकोनॉमिक्स से जुड़ा हुआ विषय है। तो पहला ध्यान रखना है कि कृषि जो है, इंडियन एग्रीकल्चर हमने लिखा है, सब लोग जानते हैं इंडियन मतलब भारतीय होता है, एग्रीकल्चर मतलब कृषि होता है। किसका भी मीनिंग नहीं पता हो तो बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और बहुत लोग तो लिखते हैं कि सर इंग्लिश लिखे ही नहीं, हिंदी ही लिखें। तो थोड़ा बहुत इंग्लिश जानिए, अपने स्टैंडर्ड को थोड़ा सा अच्छा कीजिए। हिंदी तो जानना ही है, हिंदी तो हमारी मातृभाषा है, वो तो समझते ही हैं, लेकिन थोड़ा सा इंग्लिश को भी जोड़ के चलना है वर्तमान परिदृश्य को देखते हुए। तो भारतीय कृषि की जब बात करते हैं तो ध्यान देना है कि कृषि जो भारतीय कृषि है, ये भारत के लिए इसलिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि भारत जो है वो एक कृषि प्रधान देश है। ये ध्यान रखना है, कृषि प्रधान देश है, मुख्य रूप से ये एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री है। तो ये एक इंपॉर्टेंट शब्द जो हम लिख रहे हैं, यही कृषि के महत्व को दर्शाता कि भारत एक्चुअली में कितना भी विकास कर ले, हम आज 21वीं सदी में जी रहे हैं, लेकिन बहुत ज्यादा विकास पूरे वर्ल्ड में हुआ है। इलेक्ट्रॉनिक्स क्षेत्र में, टेलीकम्युनिकेशन में, स्पेस में बहुत ज्यादा विकास हुआ, लेकिन आज भी भारत 21वीं सदी में भी कृषि प्रधान देश ही
74 बरस हो गए आजादी के और फिर भी कृषि पर ही हमारा बहुत सारा चीज टिका हुआ। तो कृषि प्रधान देश होने की वजह से कृषि को समझना बहुत जरूरी। कैसे प्रधान देश है, तो इसको कुछ आंकड़ों से समझते हैं कि कौन कौन डाटा है जो भारत को कृषि प्रधान देश के रूप में प्रमाणित करता है। तो पहला तो ध्यान रखना है कि भारत में ये कृषि जो कार्य है, किसान जो करते हैं, ये किसान जो कृषि कार्य करते हैं, ये कृषि का कार्य प्राथमिक कार्य के तौर पर किया जाता है, प्राइमरी वर्क, ये ध्यान रखना। मतलब मुख्य रूप से बेसिक काम जो है वो कृषि है यहाँ, और मुख्य रूप से जो यहाँ लोग रहते हैं वो ज्यादातर क्या है, फार्मर है, किसान है। हम लोग भी किसान फैमिली से ही बिलोंग करते हैं और वहीं से चलकर आज हम इस स्थिति में डेवलपमेंट को प्राप्त किए। तो ध्यान रखना है मुख्य कार्य जो है कृषि प्राथमिक कार्य में, एग्जाम में पूछता है कि कृषि कार्य होता है प्राथमिक क्षेत्र में, द्वितीय क्षेत्र में, तृतीय क्षेत्र में, तो प्राथमिक कार्य। और प्राथमिक कार्य के ध्यान देंगे तो ध्यान रखना है कि कृषि जो है ये इकोनॉमी को जोड़कर देखें तो ये प्राथमिक क्षेत्र में आता है, प्राइमरी सेक्टर में। तो सेक्टर पढ़ना हम लोग को, जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे तो वहां सेक्टर बताया कि कौन क्षेत्र किस सेक्टर में है। तो कृषि क्षेत्र जब भी पूछे तो प्राइमरी सेक्टर में बताना है, मत्स्य प्राइमरी सेक्टर बताना है, खनन माइंस है प्राइमरी सेक्टर है। तो प्राइमरी सेक्टर कहते हैं कि इसमें इकोनॉमिक्स पढ़ते हैं आप लोग बहुत ज्यादा, तो बताएं यही कि प्राइमरी सेक्टर किसको कहते हैं, कौन सा क्षेत्र प्राइमरी के अंतर्गत आए। तो प्राइमरी बेसिक या प्राथमिक का मतलब यह है कि जिस चीज पर सब कुछ और चीजें डिपेंड करे। जैसे दूध एक प्रोडक्ट है जो प्राइमरी है। अब दूध पर डिपेंड क्या क्या करता है, कभी सोचें तो दूध जब हम घर में लेकर आते हैं तो दूध से चाय बना देते हैं, दूध से दही बना लेते हैं, दूध से घी निकाल लेते हैं, दूध से पनीर बना लेते हैं, दूध से गुलाब जामुन बना लेते हैं, दूध से स्पंज बना लेते हैं, जो भी बनाना बना है। लेकिन बेसिक क्या है, दूध है। दूध रहेगा तभी सब कुछ बनेगा, दूध नहीं रहेगा तो और जो प्रोडक्ट का नाम लिया हमने वो आप नहीं बना सकते हैं। इसलिए बेसिक क्या हो गया, दूध हो गया। उसी तरह से कृषि में जो भी चीजें प्राप्त होता है वो प्राइमरी है, उसके ऊपर आप बहुत चीज बना सकते हैं। तंबाकू उत्पादन किया तो तंबाकू से कोई खैनी खा रहा है, कोई बीड़ी पी रहा है, कोई सिगरेट पी रहा है, कोई गुटखा खा रहा है, सब खा रहा है। तो सब जो प्रोडक्ट है वो किससे मिला, तंबाकू से मिला। गन्ना उत्पादन किए तो गन्ना से जो प्राप्त हुआ वही गन्ना से हम गुड़ भी बना लेते हैं, वही गन्ना से चीनी भी बना लेते हैं, वही गन्ना से शरबत भी पीते हैं। तो इसी तरह से हमने कहा कि जो चीज प्राइमरी हो, जिस पर अन्य चीज डिपेंड करे, वो प्राइमरी सेक्टर है। तो ध्यान रखना है कि भारत में कृषि कार्य प्राथमिक कार्य के रूप में किया जाता है और कृषि का जो क्षेत्र है वो प्राथमिक क्षेत्र में है। पहला ध्यान रखना। दूसरा ध्यान दें तो भारत की आबादी कृषि प्रधान देश होने के नाते जब इसको आकलन करेंगे तो पता चलेगा कि भारत की आबादी को जब हम कैलकुलेट करते तो आबादी का आज भी लगभग 50% से 55%, ये ध्यान रखना जो आपसे पूछेगा डाटा एग्जाम में। तो कृषि क्षेत्र में आबादी का 50 से 55% लोग कार्य कर रहे हैं, ये ध्यान रखना। मतलब जो रोजगार मिल रहा है भारत में वो आधा रोजगार कृषि में ही है। मतलब 130 करोड़ जनसंख्या अगर मान लें भारत का, 136 करोड़ हो गया, उसका आधा लगभग कृषि कार्य में जुड़ा, कोई ना कोई किसान है, खेती ही कर रहा है अभी भी। तो इतना बड़ा जिस देश की आधी से ज्यादा जनसंख्या कृषि कार्य ही करती है, खेती ही करती है, वो कृषि प्रधान देश ही होगा और कोई देश नहीं हो सकता है। तो एग्जाम में पूछेगा कि भारत में कृषि कार्य में जुटे हुए लोगों की संख्या या आबादी है कितनी, तो 50 से 55%, ये ध्यान रखना है। कभी कभी डाटा इसके बीच में दे देगा 52, 53, 54, तो आपको डाटा करंट को ध्यान में रख करके देना है कि वर्तमान में क्या स्थिति है। अब यहां ध्यान दें तो इसको एक और रूप में देखें तो जीडीपी की बात करें, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद कहा जाता है इकोनॉमिक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है। जीडीपी बहुत चर्चा में रहता है, हर दिन हम करंट अफेयर भी करते तो जीडीपी की बात होती रहती है 2 दिन 4 दिन पर कि जीडीपी में विकास दर इतना होने वाला है, घट गया। कल ही हमने कहा कि 23.83% लगभग गिर गया भारत की इकोनॉमी। तो जीडीपी के द्वारा ही आकलन होता है। और जीडीपी जब देखते हैं तो जीडीपी टोटल जो वस्तु और सेवा का एक वित्तीय वर्ष में किसी देश में उत्पादन होता है 100, तो उस 100 में से लगभग आज भी 14 से
15% जीडीपी कृषि से प्राप्त होता है। ये ध्यान रखना और ये डाटा आपको याद रखना होगा कि कृषि का जीडीपी में योगदान है कितना, तो 14 से 15%। ये एक बड़ा योगदान है, बड़ा हिस्सा है जीडीपी का। अमेरिका जैसे देशों में जाएंगे, ब्रिटेन में जाएंगे, कनाडा में जाएंगे, तो ये 14 से 15 की जगह 2 से 3% होता है कृषि का। वहां कृषि पर ज्यादा जोर नहीं है, क्योंकि वहां कृषि को छोड़ करके अन्य सेक्टर ज्यादा डेवलप है। यहां हम कृषि कार्य से ही 14 से 15% जीडीपी प्राप्त कर रहे हैं। यह दर्शाता है कि भारत की इकोनॉमी अभी भी कृषि पर टिकी हुई है। तो ये ध्यान रखना और ध्यान ये देना है कि जिस देश की आबादी का आधा आबादी कृषि में लगा हो और जिस देश का जीडीपी का 14 से 15% कृषि से प्राप्त होता हो, वो देश एग्रीकल्चर बेस्ड कंट्री ही होगा, कृषि प्रधान देश ही हो। आजादी के समय में आजादी जो मिला हम लोगों को, उसमें किसानों ने बहुत बड़ी भूमिका निभाई। बहुत ज्यादा किसानों का योगदान था, क्योंकि किसान ही थे भारत के मैक्सिमम लोग। और इसी के चलते आप जानते होंगे कि जब आजादी मिली तो फर्स्ट 5 ईयर प्लान जो बना था, प्रथम पंचवर्षीय योजना जो लागू हुआ, इस पंचवर्षीय योजना में जो पहला योजना था आजादी के बाद, इसमें प्राथमिकता कौन था, तो कृषि था। क्योंकि किसान आजादी के लिए लड़ा, आजादी मिली, तो सबसे पहले सरकार की जिम्मेदारी थी कि कृषि को ही हम प्राथमिकता देंगे। कृषि डेवलप करेगा तो किसान डेवलप करेगा, किसान डेवलप करेगा तो देश की जनसंख्या खुशहाल हो जाएगी और देश की इकोनॉमी बड़ी हो जाएगी। तो कृषि को पहली पंचवर्षीय योजना में प्राथमिकता देना यह दर्शाता है कि भारत आजादी के पहले भी और आजादी के इतने दिनों बाद भी कृषि पर ही डिपेंडेंट कंट्री के तौर पर पूरी दुनिया में जाना जाता है। और इसलिए कृषि को समझना बहुत जरूरी है कि भारतीय कृषि का स्वरूप क्या है, किस प्रकार की यहां कृषि होती है। अब कृषि की महत्ता को देखते हुए सरकार कुछ योजनाएं लाती रहती है, उस योजनाओं को थोड़ा सा ध्यान देना है, जिसमें आपको ध्यान देना है बजट 2020 और 21 के डाटा पर कि बजट 2020-21 में जो लागू हुआ उसमें कृषि सेक्टर पर सरकार ने क्या क्या किया, जो एग्जाम में बीपीएससी जैसे एग्जाम में आपसे पूछा जाएगा, यूपीएससी में पूछा जाएगा। तो आप डाटा को बिल्कुल ध्यान देंगे। जो भी हम डाटा बता रहे हैं सब डाटा एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से सवाल जीएस में निकल करके आएगा। तो ध्यान रखना है कि जो बजट आया भारत सरकार का 2020-21 वित्तीय वर्ष का, मतलब जो चालू वित्तीय वर्ष है, इस वित्तीय वर्ष में 2-3 इंपॉर्टेंट तथ्यों को उजागर किया, जिसमें आपको ध्यान रखना है कि कृषि पहला, कृषि के साथ ग्रामीण विकास, जो रूरल एरिया है, तो ग्रामीण विकास का मतलब कृषि है, क्योंकि ग्रामीण क्षेत्र में मेन काम कृषि का ही होता है। इसके अलावा सिंचाई, ये 3 सेक्टर जो बहुत महत्वपूर्ण है कृषि के लिए। ग्रामीण विकास की बात करें, कृषि की बात करें या सिंचाई की बात करें, तो इन तीनों कार्य के लिए सरकार ने वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए 2.83 लाख करोड़ रुपये आवंटित किया, जो एक बहुत बड़ी राशि है। पिछले साल 1,49 करोड़ था, जबकि इस साल 2.83 लाख करोड़ बजट में आवंटित किया गया। तो ध्यान रखना, ये पूछेगा डाटा, जब यूपीएससी बीपीएससी में बैठेंगे तो पूछेगा कि वित्तीय वर्ष 2020-21 के लिए सरकार ने कृषि क्षेत्रों के लिए आवंटित राशि कितनी, तो 2.83 लाख करोड़ रुपये का आवंटन किया। और इस आवंटन के द्वारा कृषि क्षेत्र में, ग्रामीण क्षेत्र में और सिंचाई जो कृषि के लिए होना है, इसके लिए काम करके सरकार का एक टारगेट है कि 2022 तक हम किसानों की आमदनी को, जो किसान काम कर रहे हैं, जिस पर देश टिका हुआ है, किसानों की आय को दुगना कर देंगे। और ये एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, ये ध्यान रखना है। तो ये 2022 तक सरकार टारगेट लेकर चल रही है। वर्तमान जो केंद्र सरकार है वो 2022 तक किसानों की आमदनी को दुगना करना चाहती है कि साल में वो जितना कमा रहे हैं अभी, उनको डबल किया जाए। डबल क्यों करेंगे? डबल करेंगे कि किसानों की आमदनी बढ़ेगी तो उनकी परचेजिंग कैपेसिटी बढ़ेगी, वो ज्यादा मार्केटिंग कर सकेंगे, अपने लिए सुविधाओं को उपलब्ध करेंगे, उनका जीवन स्तर अच्छा हो जाएगा। क्योंकि किसान, भारतीय किसान को जब भी दर्शाया जाता है तो दीनहीन, गरीब अवस्था में दर्शाया जाता है।
किसान अगर बोल दें तो लोग हीन भावना से देखते हैं। एक चपरासी का नौकरी करने वाले को लोग सम्मान देते हैं, इज्जत देते हैं, बेटी भी दे देते हैं शादी के लिए। लेकिन एक किसान अगर 10 बीघे खेती करता है, अच्छा कमाई करता है, उसको कोई सम्मान नहीं मिलता है समाज में। और यही स्थिति को बदलने का प्रयास सरकार कर रही है। 2022 तक किसानों की आय को दुगना करना चाहती है सरकार। अब यहां ध्यान रखना है कि इसी बजट में ध्यान रखना है कि 2020-21 के लिए 2020-21 के लिए सरकार ने 15 लाख करोड़, ये एक बहुत बड़ी राशि है, ध्यान रखना है, 15 लाख करोड़ रुपये किसके लिए? तो किसानों के ऋण के लिए, किसानों के ऋण के लिए उपलब्ध कराया गया है। तो ये ध्यान रखना कि कोई किसान जो कृषि कार्य कर रहा है और उनको पैसे की जरूरत है, तो उनको किसी भी पैसे की कमी ना हो, इसमें सरकार अलग से 15 लाख करोड़ रुपए का फंडिंग किया। और 15 लाख करोड़ से किसानों को कभी भी ऋण उपलब्ध हो सकता है और वो लोन लेकर के आसान से कम इंटरेस्ट पर, कम ब्याज पर किसान कृषि कार्य कर पाएंगे। उनके उत्पादन में वृद्धि होगी, आधुनिक तकनीकों का प्रयोग होगा, मशीनरी लगाएंगे, अच्छे बीज उत्पादन करेंगे और उन सब के उत्पादन करके अपने प्रोडक्टिविटी को बढ़ा करके उनकी आय को बढ़ाया जाए। जो ध्यान रखना है कि 15 लाख करोड़ जो है ये पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में लगभग 11% अधिक है। तो ये ध्यान रखना। और इस प्रकार ये सरकार का फोकस जो इस साल दिया गया बजट, उसमें दर्शाया गया कि सरकार जो चाहती है कि वो किसानों की स्थिति अच्छी करे, कृषि सेक्टर का विकास करे, आय बढ़ जाए और लोगों का जीवन स्तर जो ग्रामीण परिवेश में है, ज्यादातर आबादी देश की ग्रामीण क्षेत्रों में है, उनका स्थिति अच्छा हो जाए। इसी के लिए सारा काम सरकार कर रही। और इसके चलते कृषि पर 2020-21 के बजट में बड़ा फोकस किया सरकार ने। फसल सहायता योजना, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना, ये सभी योजनाओं को ला करके सरकार किसान और कृषि को डेवलप करना चाहती है और उसको वर्ल्ड लेवल, विश्व स्तरीय बनाना चाहती है। और ये एक अच्छा कदम है सरकार का। और ये सब जो दिख रहा है वो किसके कारण? क्योंकि देश जो है कृषि पर टिका हुआ, कृषि प्रधान देश है, भोजन यही उपलब्ध करा रहा। किसान को भगवान का रूप मानते हैं, वही अन्नदाता है, अन्न देता है, तो हम जैसे लोग शहर में बैठकर आसानी से भोजन कर लेते हैं। तो ये ध्यान रखना है, तो कृषि प्रधान देश है भारत, ये ध्यान देना। अब इस कृषि प्रधान देश के रूप में ध्यान देंगे कि जब कृषि कार्य किया जाता है तो उस स्थिति में आपको क्या समझना है कि जो इतना इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, इतने चीजों से जुड़ा हुआ है, तो इसका स्वरूप क्या होता है, कृषि को किस रूप में हम देखते हैं। और जब कृषि को जब स्टडी करेंगे तो अलग अलग बेसिस पर, अलग अलग क्राइटेरिया पर कृषि को कई रूप में बांटा जाएगा। और उसी को यहां पर हम लोग को समझना है पहला इसके सेक्शन में, जिसमें कृषि के स्वरूप की बात होगी। तो ध्यान रखना है, पहला जो सेक्शन हम पढ़ेंगे इंडियन एग्रीकल्चर के तौर पर, वो होगा कृषि का स्वरूप। कृषि का स्वरूप, तो मोड ऑफ एग्रीकल्चर क्या क्या होता है, किस प्रकार से किसान कृषि करते हैं और किसान को कृषि कार्य करने का उद्देश्य क्या होता है, ये ध्यान रखना। तो चलिए कृषि के स्वरूप की बात करें। जो हमने डाटा दिया है, पहले तो उस डाटा को आप ध्यान रखें। वो मेन सेक्शन वही था, इस पूरे टॉपिक का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट जो हम बता दिया आपको, कृषि का क्या स्थिति है भारत में। अब यहां ध्यान दें कि अब यहां से आ गया चीजें रटने वाली, कुछ समझ करके चीजों को फैक्चुअली आपको याद रखना, जिससे जीएस में अक्सर सवाल पूछा जाए। क्योंकि हमने कहा ये इकोनॉमिक्स भी है, ज्योग्राफी भी है, करंट अफेयर भी है और हमारे दैनिक जीवन के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो चलिए इतना चीज जान लिए तो कम से कम जो देख रहे हैं वो चैनल के लिंक को अपने अपने ग्रुप में सेंड कर दीजिए, भेजिए और बताइए कि कैसे यहां पर चीजों को समझाया जाता है और इसके द्वारा आप कैसे एग्जाम को आसानी से क्रैक कर सकते हैं। बीपीएससी, यूपीएससी के पीटी लेवल तक आप बिल्कुल आसानी से सवाल बना सकते हैं। तो चलिए कृषि के स्वरूप की बात करते हैं। अब यहां ध्यान रखना है कि हमने कहा कि कृषि के स्वरूप का जो आधार है वो कई आधार। एक आधार है कि जो प्रोडक्ट मिल रहा है हमको, जो हमको प्राप्त हो रहा है कृषि से, वो क्या प्राप्त हो रहा है, उसके आधार पर कृषि का स्वरूप है। दूसरा,
कि किस मौसम में कौन सी कृषि होती है उसका अलग स्वरूप है। तीसरा कि कृषि कार्य किसान कैसे करता है उसका अलग स्वरूप है। चौथा कि आर्थिक दृष्टिकोण से कौन सी कृषि किस रूप में की जाती है वो अलग स्वरूप है। तो हर आधार पर हम कृषि को यहां पर अलग अलग रूप में बांट कर देखेंगे। और पहला जो आधार हम बांटने जा रहे हैं, ध्यान रखना, कृषि का स्वरूप वो कृषि की विशेषता के आधार पर, कृषि की विशेषता या गुणवत्ता भी कह सकते हैं। तो कृषि की विशेषता के आधार पर कृषि का स्वरूप पहला सेक्शन में ही देखेंगे। बिल्कुल आसान है, बिल्कुल आसान है, आप चीजें याद कर लेंगे, कुछ दिक्कत नहीं है। क्लास को आप कंटिन्यूअसली गंभीरता के साथ देखेंगे, कंसंट्रेट होकर सिस्टमेटिकली, आपको क्लास में ही मैक्सिमम चीजें याद हो जाएगी। एक बार रिवाइज कर लेंगे, अगर ऑफलाइन क्लास किए हुए हैं, नोट्स है, बुक है नवजीवन कैंपस का, एक बार रिवाइज कर लेंगे, बिल्कुल दिमाग के लॉन्ग टर्म मेमोरी में चला जाएगा। मेमोरी दिमाग के किस सेक्शन में होता है? आगे वाले ब्रेन में, पीछे वाले ब्रेन में, बीच वाले ब्रेन में, कहां रहता है याददाश्त? बताएं जल्दी से। बहुत लोग पढ़े हुए हैं, हमने पढ़ाया है, हम देख रहे हैं कि बहुत लोग जो चैनल से जुड़े हैं सबको मैंने बताया कि जो हम सोचते हैं, पढ़ते हैं, देखते हैं, वो याद हम हो जाता है कुछ चीजें। तो याद होकर दिमाग में कहां रहता है? आगे वाले मस्तिष्क में, बीच वाले मस्तिष्क में, पीछे वाले मस्तिष्क में। तो बहुत कम आंसर आ रहा है। तो ये रहता है आगे वाले मस्तिष्क में, फोर ब्रेन। जब ब्रेन पढ़ाएंगे बायोलॉजी में एक एक चैप्टर बांट करके, वो भी याद हो जाएगा। तो वो कैसे याद होता है वो हम यहां बता रहे हैं, पिक्चर फॉर्म में देख करके, सुन करके, पढ़ करके याद होता है। और सबसे अच्छा मोड है देख करके याद करना। मूवी देखते हैं याद हो जाता है, पढ़ना नहीं पड़ता। उसी को कहानी के रूप में लिख दिया जाए और बुक दे दें, पढ़ेंगे तो याद नहीं होगा, वो चीज भूल जाएंगे। लेकिन स्टोरी अगर दिखा दिया जाए बना करके तो एक एक सीन याद हो जाता है, एक एक डायलॉग याद हो जाता है, बिना पढ़े बिना रटे। तो पिक्चर फॉर्म में कोई चीज काम करेंगे, देख करके विजुअल, वो चीजें ज्यादा याद होती है। और इसलिए चैनल को कंटिन्यूअसली देखते रहे। तो चलिए देखते हैं विशेषता का धोरा। तो विशेषता किसका? जो कृषि कार्य हो रहा है, जिसमें हमको जो चीज मिल रहा है उसका क्या फीचर है, क्या उसका गुण है जो हमको प्राप्त हुआ। और उसी के आधार पर कृषि के कई स्वरूप हैं। और जो पहला स्वरूप है वो ध्यान रखना है, उसको हम लोग नाम देते हैं रेशेदार फसल। ये ध्यान रखना, रेशेदार फसल। तो बिल्कुल आसान है, कुछ है नहीं। रेशा हमने पढ़ाया है आपको पिछले केमिस्ट्री की क्लास में। रेशा मतलब धागा होता है, फाइबर होता है, तंतु होता है, फिलामेंट होता है। तो अंग्रेजी में इसको फाइबरस क्रॉप कहते हैं। तो नाम ही से स्पष्ट है, रेशेदार फसल। तो एक ऐसा कृषि कार्य जिसमें जो उत्पादन हो रहा है वो एक रेशा के रूप में मिलना चाहिए, फाइबर के रूप में। तो जब रेशा के रूप में कोई चीज मिले, धागा मिले आपको, तो समझ जाएंगे वो रेशेदार फसल। तो बिल्कुल आसान है, कुछ समझना नहीं है इसमें। आपको यहां नाम ही लिख दिया है रेशेदार फसल। लेकिन कभी कभी क्या करता है एग्जाम में, आपको कंफ्यूज करने के लिए रेशेदार हिंदी में ना लिख करके अंग्रेजी में लिख देगा फाइबरस क्रॉप। तो फाइबर लिख दिया, अब अंग्रेजी नहीं पता है तो आप कंफ्यूज कर जाएंगे, आपको याद है फिर भी नहीं बनेगा। इसलिए हमने कहा कि थोड़ी बहुत अंग्रेजी भी जाननी है आपको, जो आपको काम करे और एग्जाम में आप कहीं फंसे नहीं। तो रेशेदार फसल मतलब वैसा फसल जिसका उत्पादन रेशा की प्राप्ति के लिए होता है। रेशा की प्राप्ति मतलब मुख्य रूप से हम रेशा प्राप्त करते हैं इससे। और रेशे का काम क्या है? तो पढ़ा है केमिस्ट्री में, रेशे का मुख्य काम वस्त्र के निर्माण में। तो वस्त्र जो बनता है, जितना भी कपड़ा हम पहनते हैं सब एक धागा से बना हुआ। तो धागा प्राप्ति के लिए किसान उत्पादन करते हैं बड़े पैमाने पर। और जो उत्पादन होता है तो ये रेशेदार फसल के रूप में जाना जाता है। जैसे कुछ नाम जो हम पढ़वा चुके हैं, तो एग्जाम्पल ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है। रेशेदार फसल समझ लिया कि इसमें रेशा प्राप्त होगा, रेशा को धागा या तंतु कहें। और एग्जाम्पल के रूप में ध्यान दें, जैसे कपास एक रेशेदार फसल है। कपास मतलब रुई। तो रुई का उत्पादन होता है भारत में सबसे ज्यादा कहां होता है? कपास। हमने कहा ये आर्थिक भूगोल है और आर्थिक भूगोल खूब पूछे। एक चीज ध्यान रखना है कि कपास के निर्यात में भारत दुनिया में नंबर 1 कंट्री है। विश्व का सबसे ज्यादा कपास निर्यात करने वाला देश है भारत। और ये कपास की खेती सबसे ज्यादा महाराष्ट्र और गुजरात में होती है।
इसलिए वहां सूती वस्त्र उद्योग खूब काम करता है, बहुत बड़ी बड़ी मिलें हैं। तो ये ध्यान रखना है, कपास क्या है, रुई है, रुई क्या है, धागा। कपास के साथ साथ जूट, तो जूट भी एक धागा होता है। इसके अलावा पटुआ, इसके अलावा सन, ये सब जो रस्सी वगैरह बनाते हैं सन से, खटिया, चारपाई बिना जाता था रस्सी से, सब इसी से बनता है। पुराने समय में हमारे घरों में भी दादाजी सन काटा करते थे, पटुआ से रस्सी बनाया करते थे और उसी से खाट बनाते थे, बैठने वाला मचिया बना देते थे, बड़े बड़े रखने वाले बास्केट बना देते थे। तो ये सब इसी सब से बनता है और इसी का उत्पादन जब किसान करता है तो ऐसे फसलों को हम क्या कहेंगे, रेशेदार फसल कहेंगे। तो बिल्कुल आसान है कि जिसमें रेशा होना चाहिए और रेशा की प्राप्ति के लिए जो फसल लगाया जाता है वो रेशेदार फसल। तो पहला हो गया रेशेदार फसल। दूसरा ध्यान से बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है पेय फसल। एकदम ऐसे ही पूछता है एग्जाम में कि इनमें से कौन रेशेदार फसल है और इनमें से कौन पेय फसल है। तो एकदम जीएस में पूछा जाएगा, बहुत हॉट और बहुत आसान सवाल है, गलती नहीं होना चाहिए, यहां पर गलती की गुंजाइश यहां नहीं है। ऐसे सवाल जो गलत करते हैं एग्जाम में वो रेस से बाहर हो जाते हैं। तो पेय मतलब होता है पीना, तो ड्रिंकिंग क्रॉप्स कहते हैं इसको, पीने वाला फसल। तो फसल को तो नहीं पिएंगे लेकिन उसका उत्पाद पिया जाएगा। तो जो भी चीजें उत्पादन हो कृषि में और उसका उपयोग पीने के कार्य में हो, ड्रिंक करने के कार्य में हो, तो डेट इज कॉल्ड पेय फसल। तो क्या क्या पीते हैं हम लोग, उत्पादन कृषि से करके क्या क्या पीते हैं। तो पहला तो हम लोग जो आज नस नस में बसा हुआ है, चाय पीते। तो चाय पीते हैं तो पूछ देगा चाय कौन फसल, तो पेय फसल। तो चाय दिन भर में 3-4 कप ना मिले तो दिन नहीं कटता, और आजकल तो लोग घंटे घंटे चाय पीते हैं। तो चाय जरूरत से ज्यादा पीना भी काफी हानिकारक है, लेकिन पीना चाहिए, चाय अच्छी बात है, बहुत सारी चीजें हैं जो हेल्थ वाइज अच्छा होता है। तो चाय हो गया, चाय के बाद हो गया कॉफी, ये ध्यान रखना। तो चाय कॉफी एक ही तरह का है, कॉफी भी पीते हैं। एक होता है कहवा, ये भी पीते हैं लोग। इसके अलावा है तंबाकू, ये भी पीते हैं लोग, जैसे सिगरेट पीते हैं। तो पी ही रहे हैं सिगरेट, तो सिगरेट में क्या है, तंबाकू है। बीड़ी पी रहे हैं तो क्या है, तंबाकू है। तो जो भी पीने में इस्तेमाल हो सब पेय फसल। तो ध्यान रखना है। अब इसी को ध्यान रखना है कि पेय फसल का जो तरीका क्या है, कि वैसा फसल जिसका उपयोग पीने में होता है, दैट इज कॉल्ड पेय फसल। बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत साधारण है, लेकिन एग्जाम के लिए बहुत हॉट टॉपिक है। तो पहला हो गया रेशेदार फसल, दूसरा हो गया पेय फसल। अब पेय फसल के बाद तीसरा जो है एक इंपॉर्टेंट फसल, नाम है रेशेदार फसल, पेय फसल, और तीसरा एक इंपॉर्टेंट जिसका नाम व्यावसायिक फसल। व्यावसायिक फसल या इसी का दूसरा नाम नगदी फसल, या इसी का तीसरा नाम व्यावसायिक फसल, नगदी फसल, या इसी को अंग्रेजी में कैश क्रॉप भी कहते हैं। तो कैश क्रॉप, कॉमर्शियल क्रॉप, या नगदी फसल या व्यावसायिक फसल। तो बिल्कुल नाम से स्पष्ट है, व्यावसायिक है, कॉमर्शियली होगा और कैश होगा, नगदी होगा। तो यहां उद्देश्य क्या था, रेशा प्राप्त करना है उद्देश्य था पीने के लिए, और यहां क्या है, तो कैश की प्राप्ति के लिए। मतलब कि जिस फसल का उत्पादन, जब फसल नगद प्राप्ति के लिए हो, नगद प्राप्ति या सिंपली कहें मुद्रा प्राप्ति के लिए, मतलब किसान का उद्देश्य है इस उत्पादन करेंगे तो इससे हमको क्या मिलेगा, पैसा मिलेगा। उनका उद्देश्य उस फसल से खाना पीना नहीं है, फसा कि उसको बेच करके हमको पैसा मिलेगा, व्यापार करेंगे। तो व्यापारिक फसल कहें, नगदी फसल कहें, व्यावसायिक फसल कहें, बात एक ही है। अब इस रूप में जो जो फसल किसान बेच करके पैसा प्राप्ति के लिए करता है, उसका उद्देश्य न पीना है, न रेशा प्राप्ति है, और न ही किसी भोजन की प्राप्ति है। तो प्राप्ति किसको, पैसा की, नगद प्राप्ति के लिए।
किसान उपजाया, बाजार में ले गया, बेचा, उसको पैसा मिल गया। तो ऐसे अगर करेंगे तो दैट इज कॉल्ड व्यावसायिक फसल या नकदी फसल। जैसे बहुत सारे फसल हैं जो इस रूप में उत्पादन होता है, जैसे जितने भी फल की खेती होती है, जितना चाय की खेती होती है, कॉफी की खेती होती है, या प्याज की खेती होती है, या गन्ना की खेती होती है, तो ये सब क्या है? सब नकदी फसल। और नकदी फसल के रूप में लोग पैसे की प्राप्ति या आर्थिक रूप से धन प्राप्ति के लिए ऐसा कृषि कार्य करते हैं। तो डेट इज कॉल्ड व्यावसायिक फसल। अब व्यावसायिक फसल के बाद जो लास्ट में एक फसल है, चौथा नाम है खाद्यान्न फसल। खाद्यान्न फसल, तो खाद्यान्न फसल या फूड क्रॉप, तो खाद्यान्न फसल या खाद्य फसल भी कहते हैं इसको। तो खाद्य कहें या खाद्यान्न कहें, बात एक ही है। तो खाद्य मतलब होता है खाने के लिए, खाद्यान्न मतलब फूड। तो जब कभी हम कृषि कार्य करें और उसका उत्पाद को भोजन के रूप में ग्रहण किया जाए, तो डेट इज कॉल्ड खाद्यान्न फसल, या इसको सीरियल क्रॉप्स भी कहते हैं, अनाज जिसको कहते हैं। तो खाद्यान्न फसल क्या होगा? तो ध्यान रखना है कि वैसा फसल जिसका उपयोग भोजन के रूप में होता है, भोजन के रूप में होता है, उसको खाद्यान्न फसल कहते हैं। तो बिल्कुल ध्यान रखना है खाद्यान्न फसल। अब यहां खाद्यान्न फसल क्या है? तो ध्यान देंगे कि हमने कहा जिसका उपयोग ही क्या है? भोजन के रूप में, उसको हम खाने में इस्तेमाल करेंगे। और जब खाने में इस्तेमाल करेंगे तो बिल्कुल आसान है। खाने के लिए क्या क्या करते हैं? तो हम लोग धान का उत्पादन करते हैं खाने के लिए, गेहूं का उत्पादन करते हैं खाने के लिए, तिलहन का उत्पादन करते हैं खाने के लिए, दलहन का उत्पादन करते हैं खाने के लिए। ये सब क्या है? फूड प्रोडक्ट है। इसी से भोजन चलता है और इसी से जीवन चलता है। तो इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? भोजन की प्राप्ति। और जब भोजन की प्राप्ति के लिए कृषि कार्य किया जाए तो डेट इज कॉल्ड खाद्यान्न फसल या सीरियल क्रॉप्स या फूड क्रॉप्स। और इस रूप में कृषि कार्य का क्या देख रहे हैं कि विशेषता, किस प्रोडक्ट का क्या फीचर है, किस रूप में उसको किसान ले रहे हैं, किस रूप में वो कृषि कार्य कर रहे हैं, उसी के आधार पर ये 4 तरह के फसलों की बात नॉर्मली की जाती है। अब यहां ध्यान देना है कि कोई जरूरी नहीं है कि फसल एक टाइप है वो दूसरे में नहीं होगा। हो सकता है पे फसल कैश क्रॉप भी हो और कैश क्रॉप पे फसल भी हो, रेशेदार फसल कैश क्रॉप भी हो और रेशेदार फसल भी हो, खाद्यान्न फसल भी कुछ कैश क्रॉप के रूप में इस्तेमाल हो सकता है। जैसे यहां देखें तो तंबाकू क्या है? तो तंबाकू भी एक क्या है? कैश क्रॉप है, व्यावसायिक फसल। और चूंकि इसको पीने में इस्तेमाल करते हैं इसलिए तंबाकू पेय फसल की श्रेणी में भी है और व्यावसायिक फसल की भी श्रेणी में है। और इस रूप में ध्यान रखना है कि एक फसल की गुणवत्ता कई रूप में दिखाई पड़ती और तब हम फसलों को अलग अलग रूप में एक साथ भी करके देख सकते हैं। तो पहला जो वर्गीकरण किया हमने वो कृषि का स्वरूप, कृषि के विशेषता के आधार पर। तो इतना पहले आप ध्यान रखें। और आपके लिए इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्या है? तो सबसे इंपॉर्टेंट है एग्जाम्पल कि कौन सा फसल किसकी श्रेणी में। तो इतना पहले ध्यान रखना। अब आगे चलें तो एक दूसरा आधार पर कृषि के स्वरूप को देखना। क्योंकि हमने कहा कि कई आधार है, कई बेस है जिसके आधार पर क्रॉप्स को अलग अलग रूप में वर्गीकृत किया गया है। जो पहला हमने विशेषता के आधार पर देखा, तो ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। साधारण सेक्शन है, बहुत आसान होता है, लेकिन आसान चीजें ही बिल्कुल लापरवाही की वजह से गलत हो जाता। तो अब यहां कृषि की विशेषता के आधार पर देखा। अब यहां के बाद स्वरूप जो देखना है वो देखना है हम लोग को स्वरूप कृषि का मौसम के आधार पर, मौसम के आधार पर, मौसम के आधार पर कृषि के प्रकार। तो यहां पर
अब हमका आधार बदल गया। पहला जो वर्गीकरण देखा वो कृषि के विशेषता के आधार पर क्या मिल रहा है हमको। अब जो देखना है वो मौसम के आधार पर, क्योंकि हर मौसम में एक तरह की फसलें नहीं लगाई जाती। फसलों के लिए अलग अलग टेम्परेचर, अलग अलग वाटर की स्थिति, अलग अलग क्लाइमेटिक कंडीशन, बहुत सारे फैक्टर हैं जो फसलों के उत्पादन को प्रभावित करते हैं। मुजफ्फरपुर में लीची उत्पादन होता है बहुत ज्यादा, लेकिन वही लीची अगर दक्षिण बिहार में लगा देंगे उत्पादन नहीं होगा। दक्षिण बिहार में धान या रब्बी की खेती बहुत होती है, लेकिन उत्तर बिहार में जाएंगे तो वो नहीं होगा उत्पादन। उत्तर बिहार में तंबाकू होता है, दक्षिण बिहार में नहीं होता, क्योंकि अलग अलग कंडीशन में अलग अलग क्लाइमेट है, और उस क्लाइमेट के आधार पर, वाटर की स्थिति के आधार पर, टेम्परेचर के आधार पर जो मौसम की स्थिति होती है, दशाएं होती है, अलग अलग कृषि कार्य किया जाता है। और जब मौसम के आधार पर कृषि को बांटेंगे तो मुख्य रूप से 3 तरह की कृषि आपको यहां पर दिखाई पड़ेगी। एक दिखेगा रब्बी फसल, पहला प्रकार। दूसरा दिखेगा खरीफ फसल, तो रब्बी फसल, खरीफ फसल। और तीसरा दिखेगा एक इंपॉर्टेंट, जो एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है जायद फसल। तो यही 3 तरह के फसल की बात आती है, रब्बी, खरीफ और जायद फसल। और इन्हीं तीनों के द्वारा हम मौसम के आधार पर कृषि के स्वरूप को बांटते हैं अलग अलग सेक्शन में। तो पहला हमने बांट दिया किस आधार पर, तो कृषि क्या है, किस रूप में उत्पादन हो रहा है उसके आधार पर। पी रहे हैं कि खा रहे हैं कि बेच रहे हैं। बेच रहे हैं तो व्यावसायिक फसल, पी रहे हैं तो पेय फसल, और खा रहे हैं तो खाद्यान्न फसल। तो इस प्रकार से फसलों का अलग अलग उपयोग था। अब यहां क्या है, मौसम कौन सा है और किस मौसम में कौन सा फसल लगा हुआ है, तो जिस मौसम में लगाएंगे उसके हिसाब से फसलों का वर्गीकरण होगा। तो कभी रब्बी कहलाएगा, कभी खरीफ कहलाएगा और कभी जायद कहलाएगा, जो बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए, और अक्सर यहां से सवाल एग्जाम में पूछा जाता है। तो क्या है रब्बी, क्या है खरीफ और क्या है जायद, इसकी बात करेंगे हम लोग अगले क्लास में, जब ज्योग्राफी का अगला क्लास आएगा। और बिल्कुल ध्यान से पढ़ते रहें, एक एक पॉइंट आपके लिए प्रश्न है और क्वेश्चन आवर में हम सबको डिस्कस करेंगे। इसको ध्यान देना है और आगे इसी को हम कंटिन्यू करेंगे। कृषि के स्वरूप को, बहुत सारे स्वरूप देखने हैं, 25-30 तरह के स्वरूप हैं, और इन 25-30 तरह के टाइप्स ऑफ एग्रीकल्चर में 1-2 स्वरूप हर बार एग्जाम में पूछा जाता है। उसके बाद हम लोग कृषि में क्रांति की बात करेंगे, हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, नीली क्रांति, गोल क्रांति, लाल क्रांति, बहुत क्रांति है। क्रांति ही क्रांति है, और क्रांति से सवाल पूछेगा ही पूछेगा, तो ये ध्यान रखना है। तो हम इसीलिए कहा कि इंडियन एग्रीकल्चर एक बहुत हॉट टॉपिक है एग्जाम के लिए, चाहे पीटी में बैठे चाहे मेंस में। जो मेंस की हमने बात किया शुरू में, वो बीपीएससी के मेंस में लिखना होगा, वही दे देगा कि बीपीएससी मेंस में कि भारत सरकार द्वारा कृषि के विकास के लिए वर्तमान वित्तीय वर्ष में क्या क्या योजनाएं लाई गई, वो सार्थक है कि नहीं, अपना विचार दें। तो वही सब डाटा लिखना होगा जो हमने बताया आपको। ऑब्जेक्टिव वही डाटा पूछ देगा, कितना बजट आया, कितना जीडीपी में रोल है, भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्य करती है, तो ये कृषि किस सेक्टर में आता है, सब हमने बताया, सब एक एक पॉइंट है। तो इसको कंटिन्यू करें और फिर मिले हम लोग अगले क्लास में एक नए टॉपिक, एक नए विषय के साथ। जहां भी रहें स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, और देश की एकता, अखंडता और देश से विषय जुड़े हुए विषय पर बिल्कुल नजर रखें एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर। तो बोलिए जय हो मैया की। थैंक यू।